हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मूल अधिकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय नागरिकों को जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? सबसे पहला अधिकार था समता का अधिकार, फिर कौन सा अधिकार था? स्वतंत्रता का अधिकार, फिर कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 कुल मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए गए थे। आज हम लोग देखेंगे कि समता का अधिकार क्या होता है। समता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद रखे गए हैं? तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद जो है वो समता के अधिकार के बारे में बताते हैं। तो समता का अधिकार क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, इसके अंदर बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो विधि के समक्ष समता ये वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य हमारा लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। और प्रोफेसर डाइसी के अनुसार इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि का शासन कहा गया है। इस विधि के समक्ष समता को प्रोफेसर डाइसी ने विधि का शासन कहा है। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है? विधि के समक्ष समान है। और जो ये विधियों का समान संरक्षण है, ये वाक्य अमेरिका से लिया गया है। दोनों बात समझ लीजिए कि जो विधि के समक्ष समता है, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और जो दूसरा वाक्य है विधियों का समान संरक्षण, ये विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहीं नोट कर लीजिए। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष और विधि के समक्ष समान है, यानी उसको विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या तात्पर्य है इसका? अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए और नोट कर लीजिए कि जो ये अनुच्छेद 14 है, ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। इसके अंतर्गत जो हम भारतीय नागरिक भी आते हैं, अनागरिक भी आते हैं, और विधिक व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। अनुच्छेद 14 जो है ये प्रत्येक, इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 14 है ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा, अर्थात ये नागरिकों पर भी लागू होगा और अनागरिकों पर भी लागू होगा और विधिक व्यक्तियों पर भी, सब पर ये लागू होता है। अनुच्छेद 14 सभी पर लागू होता है। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि भारत के नागरिकों को, ये नागरिकों के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में प्रावधान करता है। इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनमें कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? ये समझ लीजिएगा, भारत के जो नागरिक है उनमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनमें कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। इस पर रोक लगाई गई है, इस पर प्रतिषेध लगाया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों में क्या नहीं किया जाएगा? कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। क्या बताया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी जो राज्य में जो अगर राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन के लिए नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। नागरिकों को लोक नियोजन में समान अवसर प्राप्त होंगे। राज्य के अधीन यदि किसी पद पर नियुक्ति होनी है तो उसमें नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या है? ये एक सामाजिक समानता के बारे में बता रहा है। ये आचरण तथा व्यवहार की समानता के बारे में बता रहा है और ये अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? कि राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में राज्य है उसको उपाधियां प्रदान करने
और नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिसिद्ध किया गया है, रोक दिया, यानी इसमें उस पर रोक लगाई गई है, प्रतिसिद्ध किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में प्रावधान है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग समझते हैं समता का अधिकार। समता के अधिकार में कहां से कहां तक के अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद समता के अधिकार के बारे में बताते हैं, समानता के बारे में बताते हैं। समता के अधिकार में जो पहला अनुच्छेद हम लोगों ने देखा, अनुच्छेद 14, ये क्या बता रहा है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसके बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों को मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म के आधार, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से, भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता के अंदर क्या बताया गया? इसके अंदर बताया गया राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को समान अवसर प्रदान होंगे। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का। हमारा पहला मौलिक अधिकार कौन था? हमारा पहला मौलिक अधिकार था समता का अधिकार, वो हम लोग देख चुके। अब हमारा दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता का अधिकार में कहां से कहां तक के अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक के जो ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद हमको किसके बारे में प्रावधान कर रहे हैं? ये आर्टिकल हमको किस बारे में बता रहे हैं? ये आर्टिकल हमको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं। हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 में हमको वाक स्वातंत्र आदि अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। वाक स्वातंत्र आदि अधिकारों का संरक्षण को किसमें प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। इसके अंतर्गत हमको 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? कौन कौन सी स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है? ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1), या अनुच्छेद 19 में हमको कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में हमको दी गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान समझिएगा, अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है। ये वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? हमको अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हमको संविधान द्वारा नागरिकों को अपने विचारों को प्रकट करने की, अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को प्रकट करने का हमको अधिकार है। हमको अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(2) में क्या बताया गया है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 19(2) में बताई गई है। इसमें क्या बताया गया है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का मतलब क्या होता है? कि हम कोई भी सम्मेलन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण हो। और निरायुध का मतलब क्या है? बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, उसमें कोई भी हथियार का प्रयोग, उसमें किसी हथियार का प्रयोग ना हो, हमारे पास कोई हथियार ना हो, हम बिना किसी हथियार के और शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता आपको किसमें प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19(2) में। अनुच्छेद 19(3) में क्या बताया गया है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हमको संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संगठन यानी संगठन या संघ बनाने की हमको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19(3), यानी भारत के नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत भारत के नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(4) में क्या किया गया है? अनुच्छेद 19(4) में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अबाध संचरण का मतलब क्या है? कि भारत के राज्य क्षेत्र में, ये भी समझ लीजिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों को संचरण करने की, घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहां पर? भारत के राज्य क्षेत्र में। ध्यान समझिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों को अबाध संचरण, बिना किसी बाधा के संचरण करने की, यानी घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(5) में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी भारत के नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत के किसी भी भाग में बस जाने की या भारत के किसी भी भाग में निवास करने की हमको स्वतंत्रता, यानी भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 19(6) में व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता यानी भारत के नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है, अपनी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत। और स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों ने सबसे पहला अनुच्छेद जो देखा वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हमको कई स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। उसमें से पहले जो अनुच्छेद 19 में सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत हमको कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बोलने का मतलब क्या है कि हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने की हमको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, ये सब किसमें आता है? अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 19(2) में क्या आता है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। भारत के नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वो सम्मेलन, भारत के जो नागरिक हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान किया गया, स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और बिना किसी निरायुध मतलब बिना किसी हथियार, उनके पास कोई हथियार वगैरह ना हो, कोई अस्त्र शस्त्र वगैरह उनके पास ना हो। अनुच्छेद 19(3) में क्या बताया गया है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(4) में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूमने की, संचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(5) में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, भारत के नागरिकों को भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 19(6) में भारत के नागरिकों को भारत में व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी दोष से किसी अपराध के संबंध में दोष सिद्ध पाया जाता है तो उसको कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 20(1) में वो संरक्षण क्या है? पहला संरक्षण हो गया कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा क्या हो गया? दोहरे दंड से संरक्षण। 20(1) में क्या है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20(2) में क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। और 20(3) में क्या है? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो जो अनुच्छेद 20(1) बता रहा है कि जो भी उसने अपराध किया है, जिस भी अपराध के संबंध में उसको जो है वो दंड दिया जा रहा है, दोष सिद्ध किया गया है, वो जो अपराध है वो उस समय लागू विधि के अधीन अपराध होना चाहिए। उस विधि के जो भी अपराध उसने किया है वो अपराध उस वर्तमान समय में जो है विधि के अनुसार अपराध होना चाहिए। 20(2) में क्या बताया गया है? उसको दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या बताया गया अनुच्छेद 20(2) में? कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। 20(3) में क्या बताया गया? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 20(3) में बताया गया किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो फिर से हम समझते हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में दोषित व्यक्ति को कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। वो संरक्षण कौन कौन से हैं? पहला संरक्षण हो गया अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कि उसने जो भी कार्य किया है वो उस समय उस वर्तमान विधि के अनुसार अपराध होना चाहिए। अनुच्छेद 20(2) में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) में क्या बताया गया? आत्मअभिशंसन, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को जिसके संबंध में जो उसको दोष सिद्ध पाया गया है उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 में बताया गया है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? हमको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसी को जीवन का अधिकार, हमारा जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अब एक ये देखिए
एक नया अब एक अनुच्छेद 21A दिख रहा है। ये अनुच्छेद 21A क्या है? ये अनुच्छेद 21A जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान समझिएगा, नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान 86 जो है अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ये कब जोड़ा गया है? 86 अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? सन 2002 में। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो क्या है अनुच्छेद 22 में? इसमें भी कुछ जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से 3 अधिकार हैं? पहला हो गया, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को यह कारण जानने का अधिकार है कि उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहला अधिकार क्या हो गया? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा हो गया अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार। अपनी पसंद के, अपनी रुचि के, उसको जो भी अधिवक्ता उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से वो परामर्श ले सकता है। उस गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जिस भी अधिवक्ता से चाहे परामर्श ले सकता है। उसको अपनी रुचि के, अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत तीसरा अधिकार, जो तीसरा संरक्षण जो प्रदान किया गया है गिरफ्तार व्यक्ति को, उस गिरफ्तार व्यक्ति को तीसरा संरक्षण ये प्रदान किया गया है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का संरक्षण प्रदान किया गया है। उपस्थित होने का अधिकार है। ये किसमें? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं तीसरे मूल अधिकार के बारे में, जो हमको तीसरा मूल अधिकार प्रदान किया गया है। कौन कौन सा हम लोगों ने देख लिया? पहला समता का अधिकार देख लिया, दूसरा हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो अनुच्छेद रखे गए हैं। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो 23 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 बताता है मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध लगाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी मनुष्य को बंधुआ, मजदूर वगैरह, दास प्रथा, इन सबसे मुक्ति दिलाता है। इन सबसे उन व्यक्तियों को मुक्त करता है। तो अनुच्छेद 23 क्या कर रहा है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। अनुच्छेद 24 क्या कर रहा है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी किसी भी बालक को कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकता है 14 वर्ष तक। ये बालकों के बारे में जो प्रावधान किया गया है, ये बालकों की आयु जो है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, ध्यान समझ लीजिएगा। 14 वर्ष तक के बालकों को कारखानों में नियोजित करने पर प्रतिषेध लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है ये 14 वर्ष तक के बालकों को कारखाने में काम करने, कारखाने में नियोजित करने पर प्रतिषेध लगाता है। फिर हम देखते हैं अगला मूल अधिकार हमारा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता, यानी हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ये जो मूल अधिकार हमारा कौन सा है? चौथा मूल अधिकार। इस मूल अधिकार में क्या बताया गया है? इसमें कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद हैं? तो 25, 26, 27, 28 ये 4 मूल अधिकार हमको कहाँ है? हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमको प्रदान किए गए हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 25। ये अनुच्छेद 25 क्या बताता है? धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी भारत के नागरिकों को, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उनका आचरण करने, उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध के बारे में। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 27 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक करों का संदाय करने के लिए, किसी कर को देने के लिए उनको विवश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि यदि किसी शिक्षण संस्था की स्थापना धर्मस्व या न्यास के अधीन हुई है और उनको धार्मिक शिक्षण देना उनको आवश्यक है, तो वो धार्मिक शिक्षण दे सकते हैं। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 28 में। क्या बताया गया अनुच्छेद 28 में? अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि यदि किसी शिक्षण संस्था की स्थापना किसी धर्मस्व या न्यास यानी ट्रस्ट के स्वरूप हुई है, इन ट्रस्ट के अधीन हुई है और उनको धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 28 में। तो कौन
कौन से मूल अधिकार हम लोगों ने देख लिए? हम लोगों ने कौन कौन से देखे? आज हम लोगों ने समता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा और धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा। ये 4 मूल अधिकार आज हम लोगों ने देख लिए। कौन से 2 मूल अधिकार बचे? 2 मूल अधिकार जो हमारे बचे हैं वो एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।